जो लोग दंभ भरते हैं कि भारत में 1000 साल मुसलमानों ने इस्लामिक शासन रहा, वो जरा बताएं तो कौन सा बादशाह इस्लामिक था? शराब और अफीम लेकर के लेटा हुआ जहांगीर इस्लामिक था? कि बहुत सारी औरतों के साथ अय्याशी करता शाहजहां? कि मीना बाजार में घूमता और लड़कियां चुनता अकबर? कि बाबर, जिसका एक हसीन बॉयफ्रेंड भी था? भारत के संविधान में अभी आजादी है 377 की, लेकिन इस्लाम में नहीं थी। कि खिलजी, पद्मावती पे उसका मोह तो झूठा है, असल मोह तो उसके खास गुलाम पर रहा। कौन था? अपने चचा को मारने वाला खिलजी, गले लग करके खंजर भोंक देना इस्लाम में था? नहीं था। राकेश भाई, अभी कादरी भाई सब बुलडोजर का बता रहे थे कि वो गैर कानूनी है। बुलडोजर हमें आपको हाल की राजनीति में सबसे पहले कब सुनने को मिला था? अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। बाबा के राज में सुनने को नहीं मिला था। मुझे बुलडोजर शब्द सबसे पहले सुनने को मिला था जब शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर कंगना रनावत के घर पर, दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था। एग्जैक्टली। वो पहली घटना थी एक बड़ी बुलडोजर चलने की। मुझे वो डिबेट याद है जिसमें बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठ के बोल रहे थे तो क्या हो गया, सरकार है, कुछ गलत बना होगा, कुछ हुआ होगा, अच्छी तरह याद है, और बड़े मीम बन रहे थे। अब कंगना रनावत ने उसके बाद क्या किया? कंगना रनावत उसके बाद हाईकोर्ट जाती है, वहां पे याचिका डालती है, अपने कागज लगाती है, हाईकोर्ट एक वैल्यूअर तय करता है, वैल्यूअर उसके डैमेज का नुकसान लगाकर 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन कंगना रनावत को दिलवाता है। तो भाई कादरी भाई, जिन जिन के मकान बाबा ने तोड़े हैं उनसे कहो कि रिजवान ने एक राय दी है, कंगना रनावत की नजीर मंगवा लें और इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाएं, वहां पे अपने कागज दिखा दें, अपना नक्शा दिखा दें, उनको भी कंपनसेशन मिल जाएगा। मुझे कमबख्त समझ में नहीं आता कि पिछले 5 साल में कोई भी आदमी बुलडोजर की शिकायत करने अपने कागज लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गया कादरी भाई, जैसे कंगना रनावत गई थी? जरा इस पर रोशनी डालेंगे आप? नहीं। बात रही सवाल साहब इस बात का कि जो बिल्डिंग 15 साल से खड़ी है वो अचानक अवैध कैसे हो जाती है, वो अचानक उसको कैसे ढा दिया जाता है, विदाउट एनी नोटिस उसको कैसे गिरा दिया जाता है? कादरी भाई प्लीज, एक वकील के नाते बता रहा हूं, मेरा ये धंधा पिछले 20 साल से चल रहा था, तो आज एक्साइज वाले क्यों आ गए? मेरा ये घर इतने साल से बना था, तो आज तुम क्यों आ गए? मेरी गाड़ी बिना कागज के पिछले 5 साल से चल रही थी, तो आज क्यों तुम मेरे घर आ गए? कादरी भाई, ये कोई आर्गुमेंट, ये कोई तर्क नहीं होता। आप समझिए इस बात को। तर्क इतना होता है कि अगर तुम्हारे कागज सही हैं तो योगी के खिलाफ हाई कोर्ट जाओ, तुम्हें रिलीफ मिलेगी, जैसे कंगना गई थी। बात खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखो, कुत्तों को रोटी देने से शत्रु कमजोर होता है, और कौवों को भोजन देने से पुत्र प्रसन्न होता है, और पक्षियों को दाना देने से घर के अंदर कलेश कम होता है, और मछलियों को दाना देने से समृद्धि आती है। लेकिन इसको वोट देने से आपके जितने पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। भाई, कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया है। आप देख सकते हो कि अब कांग्रेस की सरकार ने नया बिल पास कर दिया है कि मंदिरों से 10% टैक्स की वसूली करी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उनके खजाने में वक्फ बोर्ड को देने के लिए 100 करोड़ है और ईसाइयों को देने के लिए 200 करोड़। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अब मंदिरों को, कर्नाटक के मंदिरों को वहां के मुस्लिम और ईसाई हैंडल करेंगे। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि भूल कर भी अपने प्रदेश में कांग्रेस को आने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपना अस्तित्व चाहते हैं तो कांग्रेस से दूरी बनाइए, कांग्रेस हटाइए, देश बचाइए, और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री राम। पहली गल के किसी ना मेल जोड़नी मेरा बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेरानी कला तुरया कल्ले ने राह बखरे बनाए मेरी देख के तरक्की फिर दिया कबर आए दिल लाउण ली वेली समा गौण ली ही कड्डा वांग बाकियां दे पल्ले ना मैं लेबलां तो अड्डा बैम कड्डे गीतकार। पिछले 2 महीने में अब दक्षिण भारत की काफी दौरे कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत दूर सोचते हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि आप 2024 नहीं पर 2029 के बाद की जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। अरुण जी,
आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या, ढूंढ के निकाले। आप 29 पर अटक गए। मैं 2047 के लिए लगा हुआ हूं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जिन कंपनियों के नाम आए हैं उनमें से कई ऐसी हैं जिन पे कोई ईडी सीबीआई का केस चल रहा है, और दूसरा जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनको लेके इतनी पॉलिटिक्स होती रहती है, उन्होंने क्या डोनेट नहीं किया किसी को, उनका नाम तो कहीं है ही नहीं। तो आप क्या कहते हो कि आजादी से अब तक वो औद्योगिक घराने ने डोनेट ही नहीं किया है? नहीं किया ही है, करते तो इसका हिसाब कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं। नाम भी नहीं आए हैं बॉन्ड के कारण, आज तो नाम तो आए हैं। क्या गोपनीयता की बात कर रहे हैं लोग? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। मैं आज देश की जनता के सामने आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। सिर्फ गोपनीयता इसलिए रखी गई थी, वो कांग्रेस पार्टी को देंगे तो हम परेशान करेंगे ऐसा उनको डर था, हमें देंगे तो जहां कांग्रेस का शासन है वो परेशान करते हैं इतना डर था। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। जब कैश से चंदा लेते हैं तो 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया अपने घर में रख लेते हैं। एक कांग्रेस पार्टी ने सालों तक ये व्यवस्था चलाई है। पार्टी के नाम से 1100 रुपया लेते हैं, 100 रुपया पार्टी में जमा कराते हैं और 1000 रुपया घर में रख लेते हैं। बॉन्ड अगर 1100 को लेते हो तो 1100 रुपया बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जरा उनको कोई पूछे तो, आप हमें इतना पूछ लेते हो चप 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 कर कर, उनको 4 सवाल तो पूछो, बिठाओ यहां पर। आई नहीं, इनवाइट किया था, आई नहीं कोई, बोला क्या करें। नहीं, ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से? कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने? पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है। मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? कर रही है। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है, फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है। दे रहा है। अच्छा ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10,000 रुपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले। वो सबको दिया, मदद किया? The Jewish people have lived in the land of Israel, what is now the state of Israel, have lived here and have been attached to this place for about 3,500 years, 3.5 millennia. Now, roughly for 2,000 years,
We were conquered by the Romans. We were conquered by the Byzantines. They did a lot of bad things to us, but they didn't really exile us, contrary to what people think, okay? The loss of our land actually occurred when the Arab conquest took place in the 7th century. The Arabs burst out from Arabia, and they did something that no other conqueror, not the Romans, not the Byzantines, not the Greeks before them, not Alexander the Great, nobody did before. They actually started taking over the land of the Jewish farmer. They brought in military colonies that took over the land. And gradually, over the next 2 centuries, the Jews became a minority in our land. So it is under the Arab conquest that the Jews lost their homeland. The Arabs were the colonials. The Jews were the natives dispossessed. Well, that happens in history. The Jews were dispossessed. We were flung to the far corners of the earth, suffered unimaginable suffering because we had no homeland. But we didn't disappear, and we never gave up the dream of coming back to our ancestral homeland. The Arabs who had conquered the land basically left it barren. They never made it their own. It was a barren land. It really had, practically, it was an empty land. And in the 19th century, the idea of coming back next year in Jerusalem became a reality. By the way, in part because of Christian Zionist support for the idea of the Great Return. The Jews came back in the 19th century to the land of Israel. The result of this return was that we started building farms, factories, places of employment. Arabs from nearby countries started immigrating, and they now they call themselves Palestinians. They reconstructed history and said, we've been here for centuries. You have no right to be here. It's our land. It's not your land. It's been our land for 3,500 years. If you took over somebody's apartment, knocked them out, dispossessed them, and they never gave up the claim. They said, it's our claim. And you left this barren dump, okay? And the families, the progeny of the people you kicked out came back, rebuilt the house. You cannot come back and tell them, you don't belong here, we're gonna kick you out, especially since you're latecomers who've come to live in part of the house, which is what the so-called Palestinians are, okay? We say to them, you can live here, we can live here, but it's our land, it's our state. And the reason this conflict continues is because the Palestinians, who represent the colonial powers, the Arab conquest of the Middle East and beyond, they are saying, you have no right for a Jewish state. Well, we do. If any people has any right to a state, if any people never gave up their dreams of returning to their ancestral home, the Jews belong to this land belongs to the Jews. The Palestinians are free to live here next to us, among us, but they're not free to demand the dissolution of the Jewish state. That is not justice, that is injustice. That's the shortest lecture I can give you about Jewish history. National spokesperson of the Bharatiya Janata Party can speak no more than 3 minutes. Your time starts now. Secularism is not dying in India. Explain why. Members of the jury, this August gathering, the opposition argues that secularism is dying in India. I want to give you a sad piece of news. Nehruvian version of secularism is dead. And I've worn black clothes so that I can reiterate that the pallbearers of Nehruvian secularism ought to know that it's never coming back. That secularism which says that women and men can't have equal rights in the name of personal laws from Shah Banu to triple talaq is dead. That secularism which says that the Uniform Civil Code should not be applied and a 9-year-old girl should get married to a 60-year-old who has 3 wives is dead and it's never coming back. That secularism which says that Tazia should come out on the streets but Durga Puja Visarjan Yatra should not till the time the High Court has to intervene is dead, Riju Datta. And that secularism which says that the partition was secular but the CA law which was committed by Mahatma Gandhi to get the refugees back from Pakistan and Bangladesh is communal is dead. Today I ask only one question, it's Ramzan. Ya Allah, मुझे इस नेहरूवियन सेकुलरिज्म से क्या मिला? मिला तो केवल लिंचिंग और राइट्स मिला. हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, हरियाणा, भागलपुर, all of these riots, Ahmedabad, Jalgaon, Delhi, Delhi, all of them happened under Nehruvian secularism's watch. 10,000 Muslims were chopped. It was almost 3,500 Sikhs who were butchered. And one Prime Minister got up and said, "Bada ped girta hai to dharti hilti hai." And Sajjan Kumar and Jagdish Tytler were defended in the name of Nehruvian secularism. I ask, what did I get in Nehruvian secularism? Zero taps, zero toilets, zero houses,
zero bank accounts. And today when 25 crore people are out of poverty, when 13 crore people get toilets, 13 crore people get Nal Se Jal, Shaila gets it, Sagarika gets it. Mohit gets it, Muhammad gets it. At that time, secularism khatre mein hai. I want to ask that what is this logic that when the UPA government bats for CA law, when it implements it for 2 years, when it makes a parliamentary report that the Pakistani minorities, the Bangladeshi minorities should get it, when Manmohan Singh stands up and says in Rajya Sabha that we ought to have this law, and when Mahatma Gandhi advocated for it, it is secular then, but when the BJP walks the talk, it becomes communal. I want to also ask the question that today, abusing Sanatan, you said kicking a Namazi, Ashutosh, abusing Sanatan and saying Sanatan should be eliminated. Udayanidhi Stalin said it, High Court, Supreme Court came down heavily on it. That is secularism. But kicking a Namazi is communalism. Nobody justifies that. But I ask you today, when Ram Mandir is abused, when Ramcharitmanas is abused, and if I say sar tan se juda mat bolo, then I am communal. But Udayanidhi Stalin saying that Sanatan should be eradicated is becoming secular. This is the double standard. Your hypocrisy should be dead, actually. When I go to a iftar party wearing a topi, I'm neither a Rozadar nor a Muslim, and I go to a state-sponsored iftar party, that is secular. But if a practicing Hindu does the Anushtana and goes to the Ram Mandir Pran Pratishtha, that becomes communal. And to answer Swapan Das Gupta, India or Bharat was not secular because of the addition of a word in the preamble. Bharat was not secular because of some Nehruvian concept of secularism. Bharat has always been secular because Bharat has a majority of Hindus, and the Hindus of this country are secular. And as long as the Hindus will be secular, Bharat will be secular. Nobody can take that away from us. Long live secularism. On 5th March, the Maharashtra Chief Minister office posted this video on X. As per the post, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde approved the project of pod taxis, which will run between the Bandra station and Kurla station through the Bandra-Kurla complex. Pod taxis is a public transport system that uses small electric and driverless vehicles designed for limited passengers. The pod taxis will cover 8.80 km from Bandra station to Kurla station via BKC. They will have 38 stations and will be capable of carrying 6 passengers per pod. However, the question arises, why did the authorities decide to introduce this form of transport between Bandra and Kurla? So let's find out, but before that, please like and share this video and don't forget to subscribe to the Money Control YouTube channel. If you look at the map, Bandra-Kurla complex lies between Bandra and Kurla. The BKC is a planned and important business district in Mumbai, built on reclaimed land. BKC is home to the National Stock Exchange, SEBI Bhavan, Diamond Bourse, the US Consulate, Geo World Convention Center, 5-star hotels, international schools, public and private sector banks, NBFCs and several commercial and government offices. As per reports, 4 to 6 lakh commuters travel to BKC for work daily. Unfortunately, these lakhs of commuters either get stuck in traffic or make their way to work on foot. Let me explain how. The majority of commuters prefer local trains to reach BKC. These commuters get down at the railway stations closest to BKC. There is no price for guessing, they are Kurla and Bandra stations. Travelling from these railway stations to BKC is a big task for commuters. In the case of Kurla station, there is a bus depot right outside west side of the station. However, the frequency of the best buses from Kurla West Station Road to BKC is limited. The other option is auto rickshaws, whose rates are much higher than the best buses. Plus, the route from Kurla West to the BKC is narrow. So if you are travelling by bus or auto, you will always encounter heavy traffic. In the case of Bandra station, the situation is much worse. The eastern side of the Bandra station is surrounded by slums. Plus, best buses used to ply between Bandra Station Road to the BKC, but now best buses operate from a depot near the Bandra Magistrate Court. That means, if a person wants to travel by bus, he first has to walk about half a kilometer from the Bandra station to get a bus. The biggest problem for commuters who travel to BKC from the Bandra east side is the auto rickshaw drivers. The auto rickshaws that run on meters deny fares to BKC because it is a shorter route. On the other hand, shared auto rickshaw drivers hike the rates during the peak hours, drives recklessly and does not provide last mile connectivity in BKC. Auto rickshaws are the primary cause of traffic between Bandra East and BKC. As a result, to put an end to the woes of the commuters, the Maharashtra government has decided to introduce a pod taxi between Bandra and Kurla via the BKC. And if you see the decided route, it is the same one from where commuters travel from Bandra and Kurla. In addition, the BKC will soon have 2 separate metro lines, Metro 2B and Metro 3, passing through it, along with the upcoming bullet train station.
Hence, having port taxis will help commuters get last mile connectivity within BKC. Before Mumbai, the port taxi service is set to be planned in Noida. A 14.1 km corridor will connect the Jewar airport with the Noida film city. Before India, the port taxi service was already used in countries like Japan, South Korea, the UAE and the UK. जय श्री राम सभी को। तो भारत में काफी राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, तो सारे सनातनी मिलके कुछ बातों पे जरा गौर कर लेना। 5 अगस्त 2020 को जब हमारे पूजनीय प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तो ये सारे कांग्रेसी विरोध के लिए संसद भवन में काले कपड़े पहनकर आए थे और इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील खड़े किए थे ताकि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में राम मंदिर नहीं बन सके। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हिंदुत्व को खत्म करने की बात करती है। ना तो दादी, ना पिता और ना बहन ने हिंदू से शादी की, लेकिन फिर भी खुद को ब्राह्मण सनातनी बताती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी यदि कोई सनातनी कांग्रेस पार्टी को वोट देता है तो इसका अर्थ है कि उसके खून में ही खराबी है। और हाँ, अगर वोट दे भी दोगे तो ध्यान रखना, अयोध्या के राम मंदिर में हमारे रामलला से नजर नहीं मिला पाओगे। तो इसीलिए सभी सनातनियों से एक बात कहना चाहूंगी कि इस चुनाव में अपना वोट राष्ट्रहित को और अपने धर्म को ही दें, गद्दारों को नहीं। जय श्री राम। एक गुंडा था, दाढ़ी बनवाने के लिए वो एक नाई के पास गया और बोला कि मेरे बाल दाढ़ी सब सही कर दो, लेकिन याद रखना अगर एक खरोंच भी लग गई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो डर गया, शहर के सभी नाइयों ने उसे मना कर दिया। फिर वो चलते चलते गांव में पहुंचा, एक नया लड़का था, उससे बोला। उस लड़के ने अच्छे से उसकी खूब दाढ़ी बनाई, बाल सही किए। खुश होकर के गुंडे ने उसको 1000 रुपए इनाम में दिया और बोला क्या तुम्हें डर नहीं लगा? बोला डर कैसा, पहल तो मेरे ही हाथ में थी। वो बोला मतलब? लड़के ने बोला कि अगर आपको जरा सी भी खरोंच लगती तो उस तरह मेरे ही हाथ में था, गर्दन उड़ा देता। डर के मारे गुंडा लथपथ हो गया। याद रखिए कि डर के आगे ही जीत है। देश में राम मंदिर, 370 ना जाने कितने ऐसे मुद्दे थे, सरकारें फैसला लेने में डरती थीं, फिर एक आदमी उस तरह लेकर आया और सब कुछ हल हो गया। अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल करने हैं। आप चाहते हैं कि ये मुद्दे हल हों तो आपको इस उस तरह पर धार लगानी है और 2024 का चुनाव आपके वोट वही धार का काम करेंगे। Here locally, a lot of people say that money has not come from the central government. I want to say very clearly, and I appreciate the media is here, but I hope they're listening. I can't see light in any of your things. You've switched off your cameras. Switch off, are you? On, please switch it on. I want to say this to you. Please switch on your cameras and record this. Are you? Record Arda? Switch on Paniko. I can't see your red lights. No escaping on this. You should record it. I want the media to record this because misleading campaigns against the central government, and this is a government program, and people who allege the central government are in government, so I'm not misusing this platform. Central government gives money to all state governments and in time. Are you on? Pension, I named 3 to 4. अरे गेले गेले जाऊ दे, नका जाऊ, त्यांना पळायलाच लागणार. ही सोमवारी यात्रा आहे, त्यांच्या मागे पोलिसांनाच पळायला लावून राहिले. तो तर गेला गाडीत बसून. अशी कुठे यात्रा राहते? गाडीमध्ये असं तिकडे पायी चालायचं दूर पण गेला.
यात्रा आमच्याकडे पण नाही गेले तिकडून माणसं जास्त दिसले ना 18:15 आला 18:15 गेला ही भारत जोडो यात्रा गाडीत चक्कर मार लो जी ईद आ रही है तो मौलवी साहब भी लाए इन बेगम की शॉपिंग वास्ते बेगम की आ गया एक सूट पसंद तो उसी तो पाओ ना पहला सीधे बैग घरों लैके आए बैग फॉर लाइफ तो बेगम और कोई सूट पसंद कर रही है कोई और लै बेगम अगे मैं इतकाफ बह जाना फिर टाइम नहीं लगना अच्छा ये भी लै लीए इसी भी सेट हो बैग है सीधा अंदर मौलवी ने पाया लास्ट कट चलो जी बस बहुत हो गया हूँ चलिए नमाज ना टाइम हो रहा I was asked to do some work on national literacy mission and that time everyone said Kerala 100% literate. You know what is the definition of the NLM at that time, the national literacy mission? If you can sign your name, you're literate. Why was Kerala 100% literate? So all the jokers were working in the Gulf sending money back, so you had to sign for that money. Also the literacy rate is actually a scam? It was. Can you imagine? इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए पहले सीएबी आने जा रहा है सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा पूरे देश के लिए आएगा घुसपैठिए देश की समस्या है बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है परंतु पूरे देश की समस्या। जब हम बात करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास की तो वो सच में गौरवशाली था। अब ये देखिए आप सामने मुझसे भी बड़ी मूर्ति है 1100 साल पुरानी वराह अवतार की इस पे ये पूरा एक बड़ी मूर्ति है एक ही पत्थर पर इस पे छोटे छोटे आप जब देखेंगे ये देवताओं की देवियों की अलग अलग मूर्तियां बनी हुई हैं 674 छोटी छोटी मूर्तियां इस पे बनी हुई हैं नीचे उसी एक पत्थर पे ये शेषनाग बने हुए हैं थोड़ा खंडित है और इसके सामने चेहरे पे आप देखेंगे तो सरस्वती देवी की मूर्ति है। आज से 1100 साल पहले हम आज कल्पना नहीं करते इस प्रकार की चीजें बनाने की ये आज से 1100 साल पहले बनी हुई चीज है खजुराहो के मंदिरों में ही है। इसीलिए कहता हूँ भाई आओ अपनी सभ्यता को जानो अपनी संस्कृति को जानो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा भारतीय होने का उसका कोई तोड़ नहीं है। फिर मेगा प्रोजेक्ट जो भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दोस्तों आज तक कभी कोई इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाया है भारत के साथ। भारत की पॉपुलेशन दुनिया की 18% आबादी को रिप्रेजेंट करती है जबकि भारत के पास दुनिया का केवल 4% पानी ही मौजूद है। भारत में जहां एक इलाका लगातार साल दर साल मानसून में बाढ़ग्रस्त हो जाता है वहीं एक दूसरा इलाका ऐसा भी है भारत के अंदर जो सालों साल से सूखा ही पड़ा है। और दोस्तों अब भारत में एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट काम कर रहा है जो भारत के अंदर बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ आने से रोकेगा सूखाग्रस्त इलाकों को पानी देगा ताकि वो भी वहां पर भी हरियाली आ जाए देश की पानी की जरूरत भी पूरा करेगा और देश को 34,000 मेगावाट की बिजली भी देगा देश को एक रिवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगा। जी हाँ दोस्तों आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या करने वाला है भारत एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आया है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट RLP जिसमें भारत की 30 नदियों को 37 लिंक्स के माध्यम से जोड़ा जाने वाला है। लिस्ट हम आपको बताएंगे कौन कौन सी नदियों को जोड़ा जाने वाला है और आपको बता दें दोस्तों भारत की 30 नदियां हर साल इनका पानी लगातार बहता था और समुद्र में वेस्ट हो जाता था। ना इन नदियों पर डैम थे ना इन नदियों का पानी जहां जरूरत है वहां जा पाता था। जब बरसात तेज होती थी तो इन नदियों में बाढ़ आती थी नतीजतन उसके तटवर्ती जितने भी इलाके थे जितने भी शहर थे जितने भी गांव थे वो सब बहा जाया करते थे। पूरा पानी जो भी आता था वो इन्हीं नदियों में आता था तो रेस्ट ऑफ द जगहों में होता ये था बाकी जगहों में ये होता था कि वहां सूखा पड़ जाता था। भारत का अगर ये मेगा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया दोस्तों RLP रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो पूरे देश के अंदर पानी की सप्लाई यूनिफॉर्म हो जाएगी और पूरे देश के अंदर जो किसान है वो फिर उसके बाद मानसून पर डिपेंड होना छोड़ देंगे। दोस्तों ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो देश को सीधे सीधे वापस सोने की चिड़िया बना सकता है
तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आखिर आरएलपी काम कैसे करेगा, कौन कौन सी नदियां इसमें लिंक होंगी, इतनी सारी नदियों को जोड़ने के लिए कितने डैम और कितने नहर और कितने स्टॉप डैम्स बनाए जाने वाले हैं, क्या इसके लिए नदियों का रुख मोड़ना पड़ेगा, क्या भारत सरकार के पास इतना फंड मौजूद है कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है, क्या भारत की 30 महान नदियों को जोड़ने का काम भारत सरकार कर सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सोचिए कैसे भारत के बारे में, कल्पना कीजिए कैसे भारत के बारे में जहां पानी की कमी केवल कल्पनाओं में हो। सोचिए कैसे भारत के बारे में जहां बाढ़ और सूखे को खत्म करना केवल एक बटन के स्विच के क्लिक जितना आसान हो। सोचिए उस भारत के बारे में जहां खेती में इस प्रकार की हरियाली उभरे जैसी आज तक कभी नहीं उभरी। दोस्तों, ये किसी फ्यूचरिस्टिक नॉवेल की कहानी नहीं बल्कि एक रियलिटी है। भारत के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का वादा है भारतीयों से। दोस्तों, दिल से बात करें तो आरएलपी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भारत का एक डेयरिंग, एक साहसिक प्लान है जिसमें कई मेजर रिवर्स, कई मेन नदियों को कैनाल और रिजर्वायर्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि पानी को सरप्लस एरिया यानी कि जहां ज्यादा पानी है वहां से ड्रॉट प्रोन रीजन जहां पर सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। दोस्तों, ये एक विराट कदम है देश की पानी की समस्या को खत्म करने का, जिसमें सीरीज ऑफ डैम्स बनाए जाएंगे, सीरीज ऑफ कैनाल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। एक ऐसा इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के चारों तरफ कि भारत के हर इलाके तक पानी पहुंचे, जहां सरप्लस है, जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ पहुंचे। और इसके लिए बेहतरीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रयास को पूरा करने के लिए हमें नदियों के डायरेक्शंस को मोड़ना पड़ेगा ताकि एक नदी दूसरी नदी से जुड़ सके, और इसमें समय लगेगा, रिसोर्सेस लगेंगे और फंड्स भी लगेंगे। दोस्तों, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की जो परिकल्पना है ये ब्रिटिश काल से शुरू हो चुकी थी। ये चेक किया गया, ये एनालाइज किया गया कि भारत का एक इलाका साल दर साल बाढ़ग्रस्त रहता है और एक इलाका लगातार सूखा रहता है, तो क्या नदियों को जोड़कर इसकी समस्या से समाधान पाया जा सकता है। इसके बारे में आर्थर कॉटन नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने 19वीं सेंचुरी में प्रपोज किया था कि जो मेन नदियां हैं भारत की उन्हें लिंक कर देना चाहिए और इससे ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड यानी कि व्यापार बढ़ेगा। नदियों का जो रास्ता है उसे इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बोट चलेंगी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। इन जो नदियों का जो लिंक बना हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इससे ट्रेड भी बढ़ेगा और पानी की कमी भी दूर होगी। तो आर्थर कॉटन नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर के दिमाग में ये आइडिया आया था 19वीं सेंचुरी को, पर यह पूरी तरीके से परिष्कृत नहीं था। फिर आया 1990 का दशक जिसमें डॉक्टर के.एल. राव जो फॉर्मर इरिगेशन मिनिस्टर थे, सिंचाई मिनिस्टर थे, आपको बता दें वो ऐसे ही सिंचाई मिनिस्टर नहीं बने थे, उनके पास डैम डिजाइनिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। डैम डिजाइन क्या करते थे तो उन्होंने परिकल्पना की थी कि नेशनल वाटर ग्रिड डेवलप करना चाहिए देश के अंदर जिसमें नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद टालमटोल करते 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 उसके बाद अब जाकर जो प्रोजेक्ट है इसे नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दे दिया गया है और अब इस पर अब जो है काम बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। दोस्तों, भारत को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पहला, एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ये बढ़ जाएगी, कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। इंप्रूव्ड वाटर अवेलेबिलिटी, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा था वहां पानी पहुंच सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, हमने आपको बताया 34,000 मेगावाट की शक्ति मौजूद है देश की मेजर नदियों के अंदर बह रही है, हमें बस उसे निकालना है और वो इस आरएलपी प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन सी मेन नदियों को जोड़ा जा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के माध्यम से। नंबर 1, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, घग्गर रिवर, साबरमती रिवर, चंबल रिवर। तो इन सारी जो नदियों को जोड़ा जाने वाला और भी कई नदियों के नाम है जो अलग अलग इलाकों से निकलते हैं। दोस्तों, प्रोजेक्ट इतना बड़ा है और इतने सारे फायदे देने वाला है तो उसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है टेक्निकल हर्डल्स। अलग अलग टेरेन में अलग अलग जो जमीन की सतहें होती हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के डैम्स लगेंगे, अलग अलग नदियों का बहाव अलग है तो अलग अलग तरीके से उनको हैंडल करना पड़ेगा। इसके बाद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आएंगे, पैसे की कमी भी हो सकती है। लीगल बैटल, जिन जगहों से लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, जिनकी प्रॉपर्टीज को वहां से अक्वायर करना पड़ेगा भारत सरकार को, तो उसमें समस्याएं आ सकती है। तो इन सारी समस्याओं के बीच इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। अब बात रही इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही है, क्योंकि 30 नदियों को जोड़ना एक मैग्नोनिमस काम है, इसीलिए इसको नेशनल लेवल का मेगा प्रोजेक्ट जो है दिया गया दर्जा। ये दुनिया के सबसे बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है, शायद सबसे बड़ा। दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग कर ही रही है, साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आमंत्रित किया जा रहा है और इंटरनेशनल एड भी लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मिक्स फंडिंग आ रही है। दोस्तों, असलियत यह है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं है, ये एक सपना है, एक विजन है
और एक जरूरत है देश की। जब भारत अपनी डेस्टिनी को रीडिफाइन करने के ब्रिंक में खड़ा है, दुनिया अपनी सांस रोके हुई है, क्या ये वो प्रोजेक्ट होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा? सिर्फ समय ही बता सकता है। लेकिन एक चीज एकदम पक्की है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षा, उम्मीद और मानवता की बेहतरीन स्पिरिट को, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को दर्शाता है। और हो सकता है आने वाले समय में हम भी अपने जीवन में इस प्रोजेक्ट को खत्म होता देखेंगे। हालांकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, 30 नदियों को जोड़ना, न जाने कितने डैम, न जाने कितने कैनाल्स, न जाने कितने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करने होंगे, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। लेकिन जब पूरा होगा तो शायद राजस्थान तक भी पानी पहुंचेगा और शायद फिर तब बिहार में हर साल बाढ़ नहीं आएगी। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। अन्ना किधर? अरे मैं अभी मेरे गांव जा रहा हूँ, मैंगलोर। मैंगलोर जा रहे हो और इतना सा बैग? अरे मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़ा बस हुआ रे, चल आता हूँ, बाय। अन्ना गांव से आ गए क्या? हाँ आ गया। और ये क्या, एक बैग लेके गए थे और इतनी सारी बैग लेके आए? अरे वो अभी मैं मैंगलोर से आया ना, तो मैंगलोर से आते वक्त कम से कम 25-30 नारियल तो लाना ही पड़ता है। और अपने गांव में गुज्जे का पेड़ है ना। गुज्जे? वो क्या होता है? जैक फ्रूट भी लाया हूँ। और अपने इधर है ना चकली मिलता है, चकली, राइस का चकली होता है, वो चकली भी लाया हूँ। और तुमको कोकोनट ऑयल मालूम है ना? हाँ। वो कोकोनट ऑयल लाया हूँ 10-12 लीटर। वो तो इधर भी मिलता है। अरे भाई अपने गाँव में ओरिजिनल मिलता है। और अपना पूरी रोटी का रोटी रहता है ना, वो एक 25 पैकेट लाया हूँ। लेकिन ये सब तुम... अरे वो दादी का प्यार है ना, दादी ये सब भर भर के देती है। चलो मिलते हैं बर्फ पे। हे अलग थलग स्टाइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटियां। ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನು ಬಹಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ, ನೋವುಗಳನ್ನ ಮರೆತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಸದಾ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಎಂತ ಅಪರೂಪದ ಜಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಜಾಗವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. You know, as an ex-army man, you've been in the field, you've seen operations. I want to ask you, as an ex-army man, what kind of ethic and mindset do you bring to the table? Because you're a different kind of soldier now. The advantages of being an army man, being a soldier, is that you're always ready for challenges. Like in the army, whenever we plan any operations, there is something called a contingency planning. There is something called briefing. There's something called debriefing. Like in the army, like we go for any operations. A political battlefield is another different sort of a battlefield. What advantage I have as a soldier, as an army man, is the mindset which I've been groomed in the army. That soldier mindset helps me constantly keep striving towards the objective, constantly keeps helping me in facing whatever challenges I have. And more so, being in the army helps you be a team man. I would like to take all my Karyakartas along, be part of the team and achieve this objective of winning this prestigious Dakshina Kannada Lok Sabha constituency once again.
Stockholm is less than 1 million, right? And in Stockholm, if you have 10% Muslim, I was in the city of Malmö, it's spelled with an O, but it's pronounced Malmö. And they said that if the Swedish population maintains its negative and the Muslim population maintains, Muslims have, mashallah, the average of what, 5, 6, 7 kids, right? The average, mashallah, that's her secret weapon, I say. That the prediction is, this is the halal secret weapon, guys, huh? So nobody take the video and miss it. Halal secret weapon. It's not our fault we have more kids, guys. You want to do whatever you want to do. It's all halal, alhamdulillah. So if the projection continues, I was told by one of the local councillors there that within 1 generation, it is very likely that this city will almost be half Muslim. Because this city is just not there. The locals are not reproducing. It's not our fault. I mean, it's not, I don't know why they're getting. हम तुम्हारी तरह शोर नहीं करते, हमारे अल्फाजों की कीमत है, और हिम्मत की बात न कर, तुम्हारी नस्लें मिट सकती है, इतनी हिम्मत है। अभी हम खामोश है, जो मर्जी कर ले, हमें पता है अभी चारों तरफ गद्दारों की हुकूमत है। उठ गए राहे शहादत में अगर अपने कदम, ये जमी खून की दहलीज में ढल जाएगी, हमको तलवार उठाने पे न मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। હાજી બાપુ સદરમિયા બુખારી દાદાની મુજાવરી કરું છું। આજથી પાણી બધો દોરા ધાગા બધું બંધ કરું છું। બધું બંધ કરી દેવાનું। અત્યાર સુધી તમે શું કરતા હતા? કાંઈ નહીં, પાણી આપતા ને ભભૂતિ આપતા। મંત્રેલું પાણી, દોરા ધાગા, ભભૂતિથી રોગ મટાડવાના નામે રૂપિયા પડાવતા આ બંને ધતિંગબાજો હવે જાહેરમાં હાથમાં બોર્ડ લઈ માંગી રહ્યા છે માફી। દ્વારકાના કલ્યાણપુરના ગુરુગઢ ગામે જલાલ શાહ પીરની દરગાહમાં મુંજાવર બશીર બાપુ અને હાજી બાપુની ધતિંગ લીલાનો વિજ્ઞાન જાથાએ પર્દાફાશ કર્યો છે। બંને શખ્સો છેલ્લા 20 થી 25 વર્ષથી આ ધતિંગ ચલાવતા હતા। બંને દર શુક્રવારે જોવાનો વારો રાખતા અને ડાયાબિટીસ, પથરી, અસાધ્ય રોગ મટાડવા માટે દર્દીઓને મંત્રેલું પાણી આપતા હતા। દાનપેટીની બાજુમાં બેસી આ ધતિંગબાજો દર્દીઓને મંત્રેલું પાણી અને લાલ લીલા દોરા આપી રહ્યા છે, જેના બદલામાં 10,000 થી 15,000 રૂપિયા પડાવતા હતા। જે બાપુ છે એની પાસે જોડા ગઈ કે મને પથરીનો દુખાવો છે, તો મને પાણી મંત્રેલું આપ્યું અને ભભૂતિની પડીકી મંત્રેલી આપી અને દોરા આપે છે, અને ફરી પાછું એમ કીધું કે 20 દિવસ પછી તમારે આવવાનું જોડાવા। તો તમને કઈ ફેર પડ્યું હતું કે શું? ના, કે આ અંધશ્રદ્ધા જ હતી? અંધશ્રદ્ધા જ છે। ખરેખર તો લોકોએ સમજ લેવી જોઈએ કે આ જે તાંત્રિક ભુવા જે મુંજાવર છે એ એવા લોકો પાસે ન જવું જોઈએ। ડાયરેક્ટ ભગવાનને માનવું, એ શ્રદ્ધા રાખવી જરૂર છે, પણ વચ્ચેના જે માનવ છે, અમે તો એમ કહી કે એ એક જાતના રાક્ષસ કહેવાય, જેમને એમના થકી ભગવાન પાસે ન આપણે જવું જોઈએ ખરેખર તો। અને આ લોકો છે ને દોરા ધાગા ને મંત્રેલા પાણીને એક જાતની દુકાન જ કરી રાખી છે। અંધશ્રદ્ધાના નામે લોકોના રોગો મટાડવાનો દાવો કરી રૂપિયા ખંખેરતો બશીર બાપુ ખુદ ડાયાબિટીસનો દર્દી છે અને પોતે રાજકોટ હોસ્પિટલમાં દવા લેવા જાય છે। અમને એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમે પણ બીમાર છો। હા, તો હું બીમાર છું, ડાયાબિટીસ તમારી છે। દવા તમે નથી કરી શકતા તો બીજાની કેમ કરી શકશો? મારી પોતાની ખુદની દવા ચાલુ જ છે। ક્યાંથી કરો છો તમે? રાજકોટથી। તો તમે બીજાના દુઃખ દર્દ કઈ રીતના દૂર કરો છો? દાદાની દયાથી થતા હોય ભાઈ। આમ તો તમારી ઉપર દાદાની દયા કેમ નથી? આજથી બારની બાજુ પછી શું છે હવે? જલાલ શાહ પીરની દરગાહમાં બંને પાખંડીઓના ચાલતા ગોરખ ધંધાને કલ્યાણપુર પોલીસને સાથે રાખીને વિજ્ઞાન જાથાએ બંધ કરાવ્યા છે। બંને પાખંડીઓએ આજ દોરા ધાગા તેમજ મંત્રેલું પાણી નહીં આપે અને અંધશ્રદ્ધા નહીં ફેલાવે તેવી ખાતરી આપી છે। આજે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ગુરગર ગામની બાજુમાં જે દરગાહ આવેલી છે, છેલ્લા 25 વર્ષથી દરગાહમાં દોરા ધાગા, મંત્રેલું પાણી આપ્યું, તાવીજ આપવું, લાલ લીલા દોરા આપવા, બીમાર લોકોને સાજા કરવાના ઉપચાર કરતા હતા, જેમાં હાજી બાપુ અને બશીર બાપુના બંને શખ્સો જે લોકો સાથે માનવ જિંદગી સાથે ચેડા કરતા હતા, આજે વિજ્ઞાન જાથાએ કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશનની મદદથી
એમનો સફળ પર્દાફાશ કર્યો છે. અમે લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે આવા કોઈ પણ શખ્સ હોય કે આવા કોઈ પણ લેભાગુ હોય, એની પાસે લાયસન્સ ન હોય, આવા કોઈ ભભૂતિ કે મંત્રેલું પાણી પીવાથી અસહ્ય રોગમાં વધારો થાય તો જવાબદારી કરી ક્યારેક મોતને ભેટીએ છીએ. આવું ન થાય તેથી મેડિકલ સારવાર લેવી, ડોક્ટર પાસે જવું, આવા કોઈ પણ બાપુ પાસે જવું નહીં. I'm going to ask you one simple question and I want a one-line answer. What according to you makes the South politics distinctive to politics of any other part? Manikam, you start. There is no hate politics allowed in South India. What makes South politics distinctive according to you? Well, the South politics is to spread the flavor. For example, like how the culinary flavor, South breakfast has become the national breakfast. It spread the flavor. What makes South distinctive? Rajiv, South is truly national. We don't allow hate and hatred. Annamalai, what makes South politics special, distinctive? Dynasty, family, absolute corruption. এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে, ভলভো বাসে সারি সারি গরু, মেমারি মগরা রোডে বাসে গরু, বাসটিকে আটকায় স্থানীয়রা। বাসটি পান্ডুয়ায় যাচ্ছিল বলেই দাবি। বাসটি থেকে হঠাৎ করে একটি গরু পড়ে যায় এবং তারপরে বেশ কিছু গরুর আওয়াজ পান স্থানীয়রা। তারপরে বাসটিকে আটকান তারা এবং তারপর বাসের দরজা খুলে যে দৃশ্য দেখা যায় তাতে একদম চোখ কপালে ওঠার মতন পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানকার স্থানীয়দের। কারণ দেখা যায় বাসের ভেতরে যাত্রী নয়, সারি সারি গরু বাঁধা রয়েছে। ভলভো বাস, যেই বাসে করে যাত্রীদের যাওয়ার কথা, সেই বিলাসবহুল বাসে সারি সারি গরু বাঁধা। মেমারি মগরা রোডে বাসে গরু এবং বাসটিকে আটক করা হয় স্থানীয়দের তরফে। বাসটি পান্ডুয়া যাচ্ছিল বলেই দাবি। हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आजादी अहिंसा से ही मिली है। ये वो कहानी नहीं है। You met her once. So what do you say? Quite frankly, sir, he's the most dangerous man I've ever met. Because in just one meeting, he almost had me convinced that we are in the wrong. 1857 की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान एक होकर लड़े थे, क्योंकि देश धर्म से ऊपर होता है। मातसीनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। सागर के उस पार जाने से अशुभ हो सकता है। अरे ये सागर तो भारत माता के चरण धोता है। पूरी दुनिया घुमा के मुझे फिर से तुम्हारे पास ले आएगा। सावरकर जी, आई सेल्फ M.K. गांधी। हिंसा से संघर्ष हो सकता है पर समाधान नहीं। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो जिंदा अंग्रेजों का कलेजा फाड़ के खा जाए। अब बातों और मीटिंगों का समय समाप्त। हमें यहाँ से भारत बंदूकें भेजनी होंगी और अंग्रेजी फौज में अपने सिख भाइयों को चिट्ठी लिखनी होगी कि वो बगावत के लिए तैयार रहे। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। पहली बार किसी को 2 उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने 2 दे दी। आज हम अंग्रेजों के पक्ष में लड़ेंगे तो कल वो भी हमारी मदद करेंगे। जर्मनी और जापान के आधुनिक हथियारों के साथ अंग्रेजों पे हमला कीजिए। मैं इस महान किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। दो खाना इसको। ये आजाद हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि सल्तनत चाहते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत को सल्तनत बनाने का प्रयास किया गया, तो हम मुगलों का राज दोबारा नहीं आने देंगे। फौज में भर्ती हो जाओ, ट्रेनिंग लो, फिर समय बताएगा कि उस बंदूक की नली किस ओर घुमानी है। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई?